सर? डाउट नहीं ना, आज थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे ना, सैटरडे डाउट लेक्चर है ना। सर कल की बात कर रहा हूँ। हाँ कल डाउट लेक्चर लगेगा। अभी तो मुझे आगे बढ़ना है जल्दी से। ठीक है, अच्छा कहाँ तक हम लोग हीट और वर्क पर आए थे ना, तब इसको लिखो, कंटिन्यू करो। इसको लिखो, एक्सप्लेन करता हूँ। हीटिंग इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी that makes use of disorderly molecular motion। इनके बारे में लास्ट टाइम तो बताया था। हीट को कैसे लेना है, जब भी कभी एनर्जी का ट्रांसफर हो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। और वर्क का मतलब जब भी कोई एनर्जी का ट्रांसफर हो कि कोई वेट या मास सराउंडिंग में ऊपर उठ रहा हो या ऊपर या नीचे जा रहा हो। देखो एक्सप्लेन करता हूं। डिसऑर्डरली मतलब रैंडम ना? हाँ अच्छा देखो इसका क्या मतलब है। दोनों में अगर थोड़ा देखा है तो एक बारीक सा डिफरेंस एक और है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक सिस्टम है और ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ हीट। हीट का मतलब हीट फ्लो हो रहा है, मतलब जरूर टेम्परेचर डिफरेंस होगा किसके बीच में, सराउंडिंग और सिस्टम। तो जो एनर्जी जाता है ना, मान लो ये सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर हीट फ्लो हो रहा है तो इनको जो एनर्जी मिलेगा तो सब रैंडमली मूव करेंगे। विजुलाइज कर पा रहे हो, सबको एनर्जी मिलेगा तो बेसिकली इनको बोलते हैं। इसीलिए हीटिंग किससे एसोसिएटेड है, हीटिंग इज एसोसिएटेड विथ विच मोशन, हीटिंग इज एसोसिएटेड विथ रैंडम मोशन। या अभी लिखा हूं, हीटिंग स्टिमुलेट्स रैंडम मोशन, या रैंडम मोशन को क्या बोलेंगे, या फिर डिस ऑर्डरली मोशन। लिखो आगे बढ़ता हूं। हो जाए तो बोलना। आप स्लाइड चेंज करोगे? हाँ स्लाइड चेंज। अब आप खाली ओपन सिस्टम की बात करोगे ना, कोई भी सिस्टम जब भी ट्रांसफर होगा, जब भी जाएगा सराउंडिंग से, ठीक है ना,
जब भी हीट फ्लो का टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जब हीट फ्लो होता है तो इस एनर्जी फ्लो के कारण रैंडम मोशन आता है। बस इतना जानना है। अभी दोनों में एक बारीक सा अंतर एक और है, अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेशंस जो दिए थे, एक और थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पर भी एक अंतर है। आगे बढ़ू? So, हाँ बोलो। so I had a doubt from the last class. I sent it to you yesterday about a work not being a form of energy. हाँ, उसमें क्या डाउट बताओ? So a work should be a form of energy, right? Because it depends upon the path function. नहीं, फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब है had work been a form of energy, तो हम लोग बोलते हैं ना this system has so much amount of work, ये नहीं बोलते हैं ना। So work is quantitatively a form of energy, but qualitatively it's not a form of energy, right? Because we cannot define work in terms of. हाँ, मतलब उस केस में ही बात कर रहा हूँ, मतलब you do not say कि this system has so much amount of heat, वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बोलते नहीं है। had this form का मतलब है तुमने उसको एक डेफिनेशन दे दिया, बट उसका डेफिनेशन तभी वैलिड है जब वो फ्लो करे, तब कुछ काम आ रहा है, तब उसका क्या बोलते हैं डोमिनेंस आया, या फिर वो टाइम जब वो फ्लो करना स्टार्ट किया तभी हम लोग हीट या वर्क को डिफाइन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर फॉर्म होता, हम लोग बोलते हैं कि दिस सिस्टम हैज सो मच अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, कुछ कर भी नहीं रहा हो तो बोलेंगे, बट ये नहीं बोलेंगे दिस सिस्टम हैज 100 जूल्स ऑफ हीट, नहीं बोलते हैं ऐसा। तो हीट इज इन थर्मोडायनेमिक्स इट इज ओनली ट्रांजिटरी इन नेचर, जो लिखाया था। ट्रांजिटरी मतलब जब वो फ्लो कर रहा होगा तभी उन दोनों का मतलब है, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। अगर फ्लो नहीं हो रहा है एनर्जी का तो ना हीट एग्जिस्ट करता है ना वर्क एग्जिस्ट करता है थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्म में, दोनों में से कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। थर्मोडायनेमिक्स बोलता है इस दोनों को मानते ही नहीं। अगर हीट क्या बोलते हैं, जब तक एनर्जी का ट्रांसफर नहीं है, जब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो दो ही वेज में होगा, या तो हीट या तो वर्क। चलो आगे बढ़ू। यस सर। ठीक है, अब वर्क के बारे में देखो क्या है। सर एक मिनट, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। यस सर। देखो वर्क क्या है। वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दोनों में एक बारीक सा अंतर तो है, दैट मेक्स यूज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मोशन। So this is the definition of work in terms of molecule. यस यस यस, वही मैंने थोड़ा और इसको डीपली एक्सप्लोर करना भी जरूरी है आगे। दिस इज ऐसे तो वही डेफिनेशन था, इट इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग इट इवन फर्दर डीप डाउन, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर देखा जाए। ठीक है, चलो वर्क में मैंने क्या बोला था, जब भी कोई वेट या तो रेज्ड होगा या लोअर्ड होगा, ठीक है, तो इट्स एटम्स मूव इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। विजुलाइज कर रहे हो, ऑब्वियस बात है ना, तुमने उसको एक डायरेक्शन दिया है। तो एनर्जी का डिसऑर्डर्ड फॉर्म बेसिकली हीट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास कोई सिस्टम था और इसके ऊपर कोई मास था सराउंडिंग था, इसको क्या मान लेंगे, अभी वेट को क्या मान लेंगे, ठीक है, मास भी मान लो। अब मान लो सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, सपोज किस तरह करेगा क्या करेगा देखेंगे, बट सपोज सिस्टम इज एक्सपैंडिंग, तो ये जो एटम्स होगा सराउंडिंग के, इसको क्या करेगा, वो एक ऑर्डरली मोशन में पुश करेगा ना ऊपर की तरफ। ये क्लियर हुआ? जबकि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या रहेगा, रैंडम। ठीक है सर हाँ बोलो, तो व्हेन, हाँ बोलो। मतलब समझो अगर एक क्यूब बना है फ्रॉम 27 डिफरेंट ब्लॉक्स, 9 डिफरेंट ब्लॉक्स, तो अगर हम उसको पुश करेंगे तो
जो स्टार्ट के जो 9 ब्लॉक्स है वो आगे शिफ्ट होंगे, राइट? तो आप वो बोल हाँ रहे हो ना, ऑर्डर मोशन में सब एक हाँ, साथ ऑर्डरली मोशन। हाँ, जैसे तुम खुद ही सोचो ना, तुम किसी चीज को फोर्स लगाकर आगे बढ़ा रहे हो, तो तुम बेसिकली वर्क अगर कर रहे हो तो उसको तुम चाह रहे हो कि मेरे, तुमने उसको डायरेक्शन दे दिया, कहीं भी नहीं जाएगा, तुम्हारे फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा, तुमने यस उसको सर। डायरेक्शन दिया है। तो ये दोनों में एक बारीक सा अंतर है। इट स्टिमुलेट्स ऑर्डरली मोशन। इसको मैं क्या मान रहा हूँ मास को? सर मतलब all particles पर of M move with the same यस यस, यहाँ इन द पे सेम मैनर, यस, velocity ऑर्डरली है। मैनर। कोई अलग अलग अपने मन मालिक नहीं है, तुमने उसको थोड़ा सा एक ऑर्डर के अंदर रखा है, ठीक है, अपने तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो वेट आपने रखा हुआ है लिनियरली मूव करेगा। वो क्या, हाँ वही लिनियरली लिनियरली, हाँ लिनियरली मूव कर, एक तुम्हारा एक, ठीक है, ऐसे मूव कर। अच्छा, और लास्ट क्लास में मैंने बताया था डिस्टिंक्शन बिटवीन हीट एंड वर्क, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था ना, डिस्टिंक्शन बिटवीन हीट एंड वर्क इज मेड इन द सराउंडिंग्स। ये हमेशा आप देखो, एक चीज हमेशा जब भी कोई साइंस पढ़ाई करो तो एक चीज कभी मत भूलना कि साइंस में मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, और मेजरमेंट सराउंडिंग में करते हैं। ये क्लियर है दोनों के बीच में? यस। नोट कर लो। सर आप स्लाइड चेंज करोगे? हाँ हाँ, जब मैं बोलूं नोट कर। आप तो नोट्स अच्छे से बना रहे हो ना? यस सर। नोट्स अच्छे से बनाओ। नोट्स बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से बनाओगे, इसको रिवाइज करते रहना बाद में। हर जो भी चैप्टर का नोट्स दे रहा हूँ, अच्छे से बनाइए नोट्स। चलो आगे बढ़ो अब। यस सर, डन। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग ने क्या क्या अभी तक स्टडी किया, अब थोड़ा सा देखा जाए तो मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन से स्टडी करते हैं, वही तो थर्मोडायनेमिक्स में है। तो एक और चीज को थोड़ा डिफाइन करते हैं, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को कैसे डिसाइड, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे डिनोट करते हैं, किस सिंबल से? यू से सर। यू। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या, टोटल एनर्जी जो भी दे सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ठीक है। सर वैसे तो अगर देखा जाए टोटल एनर्जी सब कुछ बॉडी का, मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ अभी, टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी अगर देखा जाए, ये किस सब के बराबर हो सकता है? काइनेटिक प्लस वी प्लस यू। बताता हूं क्या है। यू क्या हो गया? टनल एनर्जी। ये तो हो गया उसका इंटरनल एनर्जी। के को एक्सप्लेन करता हूं क्या है। के हो सकता है मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी, मतलब मान लो वो सिस्टम घूम रहा हो, अरे कंटेनर में गैस है, वो खुद किसी स्पीड से चल रहा हो, मतलब जो मोशन हम ऑब्जर्व करते हैं। हाँ जो घूम रहा हो, कंटेनर है जो हाँ जो तुम ऑब्जर्व करती है, अगर वो घूम रहा हो, मॉलिक्यूलर मोशन के तो अलग से कुछ एनर्जीज होंगे, जैसे अब वो काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ 3/2 RT की, ठीक है, ध्यान से समझना, वो तो इंटरनल एनर्जी डिफाइन करूंगा अभी। साथ ही साथ क्या हो सकता है, हाँ बोलो। सर मतलब अभी मैंने एक बॉटल है, उसके अंदर गैस है, तो अगर मैंने उसको ऊपर से फेंक दिया तो आवाज आ रहा, नहीं सुनाई सुनाई पड़ा।
सर अभी मतलब एक बॉटल है, तो उसके अंदर समझो मैंने हवा गैस भरी है, तो उसको मैंने फेंका, तो आप उसकी काइनेटिक हाँ भाई उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसी उसको माइक्रोस्कोपिक बोल रहा हूँ, माइक्रोस्कोपिक बॉडी, नॉट द मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर के लिए जो टेम्परेचर आता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ड्यू टू द मोशन ऑफ बॉडी थ्रू स्पेस। सर आप के वाले एक्सपेंड करोगे? भाई अरे नॉर्मली गैस कंटेनर में भाग रहा है यार, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, सिंपल जो करते हो। सर आपने Physics पोटेंशियल में। एनर्जी ऑफ पोटेंशियल नहीं ना, हाँ बता रहा हूँ, टेम्परेचर की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फील्ड्स। अरे जैसे अब कोई भी चीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं उस पर, लग रहा है ना। और इंटरनल एनर्जी क्या है, ये डिफाइन करेंगे, हाँ मॉलिक्यूलर लेवल पर जो एनर्जी, मतलब ड्यू टू, एनर्जी टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ जो भी अभी उसको डिफाइन करेंगे, मॉलिक्यूलर मोशंस के कारण, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शंस के कारण, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज है, देखो ध्यान से, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इन मोस्ट थर्मोडायनेमिक्स में, हम लोग दो चीजों को निग्लेक्ट करेंगे। अभी के लिए दो चीजों को निग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। We will consider system at rest and external fields को not present। समझा? तब जो टोटल एनर्जी है ये किसके बराबर हो जाएगा? इज इक्वल टू यू, और यू को क्या बोलेंगे? तो मतलब कहने का मतलब ये है, भले ही मैंने उतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से स्टार्ट किया, बट आप थर्मोडायनेमिक्स में जब भी मैं आपको टोटल एनर्जी बोलूं तो इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। कौन से? जो उसके अंदर का मॉलिक्यूलर मोशन और आगे जो भी एनर्जीज मॉलिक्यूल के अंदर का है उसकी बात करेंगे। सबको क्लियर है यहां तक? ये assumption क्यों ले? हाँ ये assumption ले, अभी लेंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड में क्यों जाएंगे, assumption तो लेते ही है ना। वरना कभी भी वैसे भी तो हम कर ही सकते हैं ना, फील्ड्स को कौन सा? कैलकुलेट, फील्ड्स को हाँ कैलकुलेट और देखिए काइनेटिक। टफ हो जाएगा, उसको लेकर के क्यों करना है, पहले हम लोग इसी को लेकर चलते हैं, अभी हम लोग को इसी में लेकर चलना है, ठीक है। सर ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, पर मतलब इस टोटल एनर्जी में जो E इक्वल टू mc स्क्वायर है वो सब भी इंक्लूडेड वो होता भी है, वो भी आएगा, वो भी आएगा, यू के अंदर वो भी आ गया, रिलेटिविस्टिक मास सब आ गया है, सब आता है असली में, वही बोल रहे बहुत सारी एनर्जी, अभी एनर्जी लेकर आऊंगा, बहुत सारे हैं। सर मतलब इंटरनल चार्जेस की बात हो रही है ना? हाँ उसकी बात हो जो आ गई है, आ गया, तो उतना नहीं है नॉर्मल। तुम इंटरनल एनर्जी देखोगे तो टोटल इंटरनल एनर्जी की बात तो करूंगा मैं किसी सिस्टम के अंदर, तो मॉलिक्यूलर मोशन के कारण जो एनर्जी है उसकी बात करूंगा, बस सिंपल सा, अभी इसमें ध्यान दे, ठीक है। आगे बढ़ू अब? यस सर। सर ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण सर mgh की एनर्जी कहाँ गई सर, उस सब को हटाएंगे अभी, ठीक है ना सर। mgh का एनर्जी तो लग रहा होगा कंटेनर के अंदर, वो सब हटाओ, सिर्फ इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, डन सर। ठीक है। अच्छा तो अब इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, पहले तो लिख लेते हैं फिर हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। मॉलिक्यूलर लेवल पर इंटरनल एनर्जी कैन टेक नंबर ऑफ फॉर्म्स। अब देखो क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा फॉर्म है बताओ। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किए थे कि नहीं? हाँ सर। ये हम लोग गैस लॉज में कर चुके हैं ना। सबको
डिटेल में भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो स्टोर्ड। अब तुम अब जानोगे नया चीज जो मैंने वहां थोड़ा सा हिंट दिया था। स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल सिर्फ ट्रांसलेट नहीं कर रहे होते हैं, साथ ही साथ क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और क्या कर रहे होते हैं, रोटेशंस कर रहे होते हैं। कितने सारे टाइप की एनर्जी है मॉलिक्यूलर लेवल पर, ठीक है। इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। सो कौन सा एनर्जी बोलेंगे, केमिकल एनर्जी। और कितने सारे होंगे, सही बात यह है इंसान को मालूम भी नहीं है कितने सारे हैं। दूसरा, एक तो हम लोग गैस लॉज में किए थे, बताओ कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। मतलब वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से ना। हाँ वो सब भी तो एनर्जी है मॉलिक्यूलर लेवल पर। सर इंटरनल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है? एज एन इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस लिखा है और यहाँ पे पोटेंशियल लिखा है, तो डिफरेंस क्या है? एक ही है, वो भी बोल सकते। बेसिकली इसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में ज्यादा बेटर होगा, पोटेंशियल से बेटर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है, वो मूवमेंट हो रहा है ना, इसीलिए उसको काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बेटर टर्म है, पोटेंशियल से लो, ठीक है। गैस लॉज में सर आपने जो फॉर्मूलाज यूज मतलब डिराइव किए थे वहां पर, इधर भी सेम कौन सा, ट्रांसलेशनल वाला 3 बाई हाँ हाँ सब लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, सेम ही होगा कि कुछ चेंज है? चेंज क्यों होगा, चेंज क्यों होगा। और इसी को क्या बोलते हैं, इस पूरे को क्या बोलते हैं, डिनोट किससे करते हैं इसको, क्यों? और भी बहुत सारे एनर्जीज हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रेस्ट मास एनर्जी भी है, इस समय जान ही रहा हूँ, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, तुमको उतना जानना ही नहीं है। तो मतलब रिलेटिविटी के अंदर जो आता है वो सब। हाँ वो सब भी है, सब है, तो उतना जाना नहीं है, सब कुछ है जो तुमने बोला ना, वो सब है। हम लोग को तो उतना थोड़े, हम लोग को सिर्फ जानना है डिनोट क्या करता है, और फिर आगे बढ़े, चीजों को जान लेंगे, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशनल मोशन कैसा होता है, क्या बोलना चाह रहे हैं, वो सब थोड़ा जान लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सर इनफाइनाइट एनर्जी है तो हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे ना। किसको, हम लोग किसको, इनफाइनाइट, सर इनफाइनाइट एनर्जीज है तो हाँ इंटरनल। हाँ, नहीं मेजर हो ही नहीं, आज तक मेजर के हम लोग कर ही नहीं पाए सर आज पर तक, आपने किसी को नहीं लास्ट मालूम। लेक्चर में मेजरेबल बोला है यू को। कौन सा, नहीं मेजरेबल इन द सेंस कि जितना हम लोग ऑब्जर्व मेजर कर पाए, जितना आप, हम लोग को जितना मालूम है। अरे ओके ऐसे करो ना, मेजर का मतलब क्या है, यू को ऐसे तो कर सकते हो, आगे देखो ना, यू इज समथिंग प्लस, नहीं मालूम कुछ क्या है, अननोन, कुछ होगा अननोन, तो आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग डेल्टा यू मेजर करते हैं तो अननोन कट जाता है, आज अननोन डेल्टा यू जब मेजर करते हैं तो अननोन कट जाता है, जो भी है प्लस अननोन तो कुछ होगा ही। मेजर का मतलब ऐसे मेजर नहीं किया गया, इनडायरेक्टली मेजर किया गया, डायरेक्टली में तो कुछ करते हैं तो माइनस माइनस करते हैं, एरर कट जाता है, वही वाला काम है। चलो बढ़ू आगे। सर एक सर मिनट।
हाँ सर हो गया। हो गया? अच्छा, इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। मॉलिक्यूलर नेचर। अच्छा, मॉलिक्यूलर नेचर में ट्रांसलेशनल का क्या मतलब है? तुम लोग का अभी फिजिक्स में भी ट्रांसलेशनल मोशन का क्या मतलब ठीक है, डिफाइन कैसे करोगे? मालूम, विजुलाइज तो कर ही लियोगे। ट्रांसलेशन, एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी As same motion. हाँ, एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी moves the same distance in the same direction. जैसे मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं, जैसे CO2 का मॉलिक्यूल है, तो कैसे इसका ट्रांसलेशन कैसे, जो ऐसे पूरा मूव कर रहा है। मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं, चलो बना देता हूँ, तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो ठीक है, CO2 समझ में आ रहा है, पूरा मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, जैसे हीलियम का मॉलिक्यूल है, मूव कर रहा है पूरा एक साथ। अच्छा, और ये हम लोग गैस लॉज में कर ही दिए हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता था बताओ, फॉर्मूला बताइए कितना था? 3/2 kT 3/2 p. हाँ, पर मोल का फॉर्मूला K/2 R By 2 RT. ठीक है, वहां में लिखा था, वहां पर ये होता है, मैंने बताया भी था वहां पर कि ये सिर्फ ट्रांसलेशनल काम लोग किए हैं, आगे और भी हैं जो मैंने बोला था थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। अच्छा, सेकंड है रोटेशनल। अच्छा, रोटेशनल को कैसे करेंगे? फिजिक्स का टर्म तो तुम लोग अगर फिजिक्स होगा तो कर ही सकते हो। स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी चेंजेस, विजुलाइज तो कर ही लियोगे, मैं फिर भी लिखा देता हूँ। Sir, what is the first word? स्पेशियल, 1 मोल के लिए डिफाइन किया पहले वाला। हाँ वही होता है ना, वही किए थे ना पर मोल के लिए। हाँ, क्योंकि एन भी आ रहा है ना, क्या हुआ? ट्रांसलेशनल वाले में एन भी आ रहा है, मतलब 1 मोल के लिए आपने भी डिफाइन किया। हाँ, आपने फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है रोटेशनल एनर्जी में? स्पेशियल, स्पेशियल। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं क्या? नहीं सर सही है। खैर, तुम लोग आराम से रोटेशनल तो पूरा एक साइंस ही करोगे, तो मेरे ख्याल से तुम लोग को वहां पर और क्लैरिटी आएगा। जैसे इसमें कैसे रोटेशन मोशन बहुत सारे हो सकते हैं। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। हाँ, बहुत सारे, बहुत सारे। बट तो इसमें मॉलिक्यूल्स को रिजिड कंसीडर कर रहा है। हाँ, मॉलिक्यूल्स को थोड़ा रिजिड कर, नहीं रिजिड भी नहीं, अभी वाइब्रेशन, अभी ये भी आएगा, रिजिड इन द सेंस वाइब्रेशनल भी आने वाला है, थोड़ा स्प्रिंग टाइप कंसीडर करेंगे अभी। अच्छा, मोनो एटॉमिक गैसेस में रोटेशनल होगा क्या? ना, हाँ सर हो सकता है नहीं नहीं, उसके उसमें नहीं। चलो, उसमें तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में जाएंगे, मोनो सर, एटॉमिक वो में हो नहीं। सकता है ना अपने एक्सिस के अबाउट। हाँ ना सर। ना, वो नहीं नहीं, वो अभी उसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में आने दो, बताता हूँ, आने दो डिग्रीज। हो जाए तो बोलना, इसमें फिर जाना पड़ेगा, जब CPCM करेंगे ना, तो वहां पर ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, अभी का बस समझो कैसे।
सर ये पॉसिबल है कि ये दोनों रोटेशन एक साथ हो रहा है? हाँ, सब एक साथ हो ही रहा होता है, किसी मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं एक साथ। क्या कर रहा होगा, कुछ हो रहा होगा अलग अलग साथ। हो गया। यस सर। अच्छा, एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी चेंजेस। इसका क्या मतलब है? मान लो उसका जो रोटेशन हो रहा है उससे उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होना चाहिए। उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास का तुमको दिखना चाहिए, सेंटर ऑफ मास नहीं बेसिकली उसका, देख रहे हो रोटेशन होगा तो ये ऑक्सीजन, ये वाला ब्लू ऑक्सीजन, लाल ऑक्सीजन, ये रोटेट करेगा ना, विजुलाइज कर पा रहे हो? दिखाई पड़ेगा इसमें, ये ऐसे रोटेट करेगा। तो स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी चेंज होना चाहिए, ठीक है। खैर जब मैं जाऊंगा थोड़ा दिखाना पड़ेगा तुम लोग को, तो मैं वीडियो से ही दिखा दूंगा इसको, जब भी हम लोग CPCM में जाएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी वहां आएगा। तीसरा कौन सा मोशन है? वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल का क्या है? सो इसमें सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक भी होते हैं। वो सब भी है। जैसे CO2 का वाइब्रेशन कैसे दिखाएंगे बताओ? स्प्रिंग की तरह इमेजिन करो, स्प्रिंग की तरह, इसके बाद वाइब्रेट कर रहा है। मतलब ट्रांसलेशनल है, वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है, सब कुछ कर रहा है मॉलिक्यूल। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग कर ही चुके हैं। बिसाइड्स देयर इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ड्यू टू व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ये तो हम लोग कर ही चुके हैं, गैस लॉज में ही निपटा चुके हैं इसको। अरे तभी तो याद है बताया था कौन सा चीज, तभी तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस है, यही तो गैस को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें? पता कैसे चला? हाँ, गैस को लिक्विफाई करने में यही तो हेल्प करते हैं, और कैसे हेल्प करेगा कोई? तो बहुत सारे है, ठीक है ना। मतलब इन सब का टोटल मिला करके हम लोग बोलेंगे पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी। सर आप स्लाइड चेंज करोगे? हाँ लिखो। हाँ बोलो। ये सब फोर्सेस पढ़ा के आप कंक्लूड क्या करना चाह रहे हो? मतलब बोलना क्या किस चीज को क्या बोलना, मतलब समझा नहीं। मतलब सर आपने बोला कि ये सब मोशंस होते हैं मॉलिक्यूल्स के, तो मालूम, हाँ आगे आएगा ना। तो कोई एप्लीकेशन है, कुछ रहेगा क्या? अरे आप अभी स्टार्ट कहाँ किया है परिल, दूसरा ही क्लास तो हुआ है थर्मोडायनेमिक्स का। एप्लीकेशन Okay, महान sir. एप्लीकेशन सब है, वेट तो करो तुम लोग तो तुरंत सोचता है, तुरंत सब कुछ समझ में आ जाए। पहले तो कहानी चलता है। अब तुम लोग बोलेगा सर बॉन्ड एंगल का एप्लीकेशन, तो पहले हाइब्रिडेशन पढ़ते समय बोले तो ना आएगा बॉन्ड एंगल। एप्लीकेशन ही तो तभी ना बता रहा हूँ, सब कुछ आएगा एप्लीकेशन तभी ना। हाँ अभी तो समझा तुम सर। लोग दूसरा क्लास चल रहा है तुम लोग का, बच्चा हो अभी थर्मोडायनेमिक्स में, बच्चे लेवल पे भी जन्म ले रहे हो, चीजें समझ रहे हो कि ये होता है। कहानी तो फर्स्ट लॉ के बाद स्टार्ट होगा, जिस दिन लिखूंगा फर्स्ट लॉ,
अब स्टार्ट किया रिवर्सिबल प्रोसेस, उस दिन कहानी स्टार्ट होगा असली वाला। कि ये तो अभी हो गया कि इंट्रोडक्टरी होता नहीं, चल रहा है मूवी, आपको बताया जा रहा है कि ये आएगा ये आएगा। ठीक है सर, समझा। हो गया। मतलब अभी तुमको क्या क्या समझना है, तुमको इतना समझना है बस कि कौन कौन से मोशंस होते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशनल नहीं होते हैं। क्या क्या होते हैं? मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल होते हैं, रोटेशनल होते हैं, ट्रांसलेशनल होते हैं, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, रिपल्शन होता है। इन सबका सम टोटल को मिला के क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। ठीक है। पूछो कि कहाँ एप्लीकेशन है, जब सीपीसीएम में जाएंगे, सीपी और सीएम में जाएंगे तो बहुत एप्लीकेशन है यहाँ का। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए कोई डाउट? नहीं सर। चलो आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है। अब देखो, अब अच्छा देखो, साइज के बेसिस पर भी दो टाइप से क्लासिफाई किया गया। सर हाँ बोलो। इंटरनल एनर्जी सर पिछले पेज पे 4 पॉइंट्स थे ना? हाँ हाँ सर ये हाँ बोलो। इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड नहीं है ना? ना ना, ये अलग हो गया। इंटरनल हर चीज को पहले डिफाइन, देखो कितने सारे टर्म्स आए, बाद में समराइज करूंगा, कितने सारे टर्म्स का पहले मीनिंग जानना है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होता था, सब कुछ पहले तो अभी उसी में जाएगा पहला क्लास। क्या आप पहले थर्मोडायनेमिक्स के हर चीजों को समझो पहले कि हो क्या रहा है, सबका डेफिनेशन क्या है। अच्छा अब एक नया डेफिनेशन आया, कौन सा? प्रॉपर्टीज को भी दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक बोलते हैं इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव। अब देखो कैसे करना है। Take a system at fixed state, divide it, explain करता हूं। सर प्रॉपर्टीज और स्टैटिक फंक्शन सेम होते हैं? स्टैटिक फंक्शन कौन सा टर्म आया? सर वो एनसीईआरटी में दिया था। स्टेट फंक्शन ना? सॉरी सर, स्टेट फंक्शन। हाँ सर। हाँ स्टेट फंक्शन अलग चीज है, मतलब इसके बाद वही आने वाला है। लिखो बताता हूं। केमिस्ट्री में तो पहले स्टार्टिंग में तो कहानी ही रहता है ना, बाद में ना करोगे सब काम, पहले तो कहानी ही जानो सही से। नोट कर लो बोला।
नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन कर रहे हो ना? हाँ नेक्स्ट साइड एक्सप्लेन करो, मतलब है नोट करो नेक्स्ट क्या इसका मतलब है। सर प्लीज वेट। हाँ ठीक है वेट करो। So, बोलो। so in intensive properties, the quantity of matter remains constant, right? क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर डिवाइड करेंगे प्रॉपर्टी, और इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी ऑफ मैटर रिमेन्स कांस्टेंट। ना रुको समझाने नहीं, फ्रेमिंग सही नहीं है। सर 2 मिनट दो ना। हाँ दे रहा हूँ, है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बेटर है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास। ये बेटर टर्म, क्वांटिटी कांस्टेंट वाला बात नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट। सर डन। सर डन। सबका हो गया? हाँ सर। यस सर डन। अच्छा देखो उसको, तो किसी भी प्रॉपर्टी को इंटेंसिव बोला जाए कि एक्सटेंसिव बोला जाए, प्रॉपर्टीज भी अब दो टाइप के, ठीक है ना। थर्मो, ऑब्वियस बात है, लिख लेना थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। इसमें याद है ना पूरा चीज दिखाया था, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को भी क्लासिफाई किया था, मेजरेबल, नॉन मेजरेबल। मेजरेबल के अंदर आता था कुछ डायरेक्ट, कुछ इनडायरेक्टली मेजरेबल, ठीक है। इन सब प्रॉपर्टीज को एक और क्लासिफिकेशन दिया गया। सपोज तुम्हारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम एक्स, इसका कुछ प्रॉपर्टी है, मान लो 300 ग्राम का है। एक प्रॉपर्टी हुआ मास 300 ग्राम है, ठीक है। वॉल्यूम भी मान लो 3 लीटर है, टेम्परेचर 400 केल्विन है, ठीक है। ऐसा कोई, तो इसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं? मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है। कुछ भी, प्रेशर भी ले लेंगे आगे। तुम क्या करो, डिवाइड दिस सिस्टम इनटू 3 पार्ट्स, डिवाइडेड। मान लो इन तीनों को हम लोग लिख देते हैं A1, A2, A3। अच्छा, डिवाइड करने से क्या मास डिवाइड हुआ क्या? ऑब्वियस बात है, A1 में कितना मास आएगा? वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड 1 करेंगे तो? लीटर। टेम्परेचर ऐसा लिख दें क्या, 400? सेम रहेगा। हाँ ऐसा लिख दें क्या, 300 था तो ऐसा लिख दें क्या, टेम्परेचर 100 100 100, ऐसा लिख दें क्या? तो गलत हो जाएगा। टेम्परेचर डिवीजन पे क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम कांस्टेंट। ऐसा नहीं करेंगे कि डिवाइड कर दिया तो टेम्परेचर भी डिवाइड हो गया। टेम्परेचर तुम्हारा 300 300 300, तो वो प्रॉपर्टीज जो डिवाइड होने से, ठीक है, वो खुद भी अगर चेंज हो जाए, जैसा कि दिस, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास इज एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कौन सा प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। टेम्परेचर कौन सा प्रॉपर्टी? इंटेंसिव। इंटेंसिव।
पहले समझ में आया कैसे डिसाइड करना है? तुम्हारे पास सिस्टम था, ठीक है, मोल्स क्या होगा बताओ? मोल्स एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। मोल्स भी एक्सटेंसिव, तो Extensive. मास पे डिपेंड करता ही है, मोल्स इज एक्सटेंसिव। अच्छा, प्रेशर क्या होगा बताओ? सर इंटेंसिव। Intense. प्रेशर इंटेंसिव, प्रेशर डिवाइड कर दिए सेम रहेगा, प्रेशर इज इंटेंसिव। ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो प्रेशर इज इंटेंसिव। नोट करो, ये प्रेस समझ में आया क्या इसमें किए हैं? सर एक बार वापस टेम्परेचर वाला समझाओगे? टेम्परेचर तो ऑब्वियस वो प्रॉपर्टी, टेम्परेचर अलग थोड़ी ना होगा कि डिवाइड कर दिए तो 100 केल्विन हो जाएगा हर एक का। यस सर। टेम्परेचर तो 300 ही रहेगा ना। तो वो प्रॉपर्टी जो देखो मैंने कितने उससे लिखाया है, डेफिनेशन बहुत क्लियर दे दिया है, तो वो कैसे डिसाइड करना है? समझा सर। है ना, लिख दिया। फिक्स्ड स्टेट में लो, डिवाइड करो दो पार्ट में, दो प्रॉपर्टी जो डिवाइड हो गया मतलब तो उसको एक्सटेंसिव बोलेंगे, जो डिवाइड नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे इंटेंसिव। हो जाए तो बोलना। अभी आप खाली फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे मतलब और कौन सा प्रॉपर्टी जैसे? हो, तो वो डिपेंडेंट रहते हैं ना प्रेशर टेम्परेचर पे, यू वो सब। हाँ और भी प्रॉपर्टीज आएंगे, अभी प्रॉपर्टीज और भी हैं, अब इंटरनल अभी एनर्जी आप वो सब भी फंडामेंटल की आएगा। बात कर रहे हो ऐसा? हाँ अभी फंडामेंटल की बात की, अभी तो इतने की बात की, आगे भी और दुने वाला हूँ। सो ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है उसमें आपने सिर्फ डायरेक्टली मेजरेबल प्रॉपर्टीज का अभी बताया। हाँ अभी लिया है, बट अभी मैं एग्जांपल देने वाला हूँ और भी, जैसे कि अभी आएगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में वही बताने वाला हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। डन सर। हो गया सबका? हो गया ना? सर एक मिनट। ठीक। हो जाए तो बोलना। डन सर। डन सर। अच्छा इधर तो एक और बोल सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन mass and size and are additive। ये समझा एडिटिव क्यों? जबकि देखो बताता हूं इसका, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ these are non-additive। समझा? मान लो अगर यहां पर सिस्टम है, ये 100 ग्राम है, 300 ग्राम, इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, इसका टेम्परेचर है 400 केल्विन, दोनों को ऐड कर दो, मास कितना हो जाएगा? मास कितना हो जाएगा? 400 ग्राम।
वॉल्यूम भी बोल देंगे। टेम्परेचर क्या 700 केल्विन बोल देंगे क्या? नहीं सर। टेम्परेचर ऐसे निकालते हैं क्या कि 700 केल्विन आ गया? तो वो टेम्परेचर के लिए वो फॉर्मूला है ना? हाँ, वो फिर निकालना पड़ेगा स्पेसिफिक हीट डेल्टा कैपेसिटी। टी। हाँ, जितना नेट हीट गेन, ये ऐसे फिर नहीं निकाल सकते हैं। टेम्परेचर एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, सर मास है, टेम्परेचर कैसे वॉल्यूम है। निकालेंगे, आप क्या बोल रहे हो? वो उस पे क्वेश्चंस करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया रहता है, फाइंड द जितना हीट गेन बाय ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय ऑब्जेक्ट बी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन टेम्परेचर ऐसा नहीं करेंगे, इतना तो पक्का है, 700 केल्विन बना करके नहीं बोल देंगे कि टेम्परेचर 700 केल्विन। दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव। क्लियर है सबको यहां तक? एक आधे को डाउट नहीं होना चाहिए, यस सर। है ना? हो जाए तो बोलना। हाँ सर। डन सर। हो गया, चल। यस सर। अब देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या क्या है। सर एक मिनट प्रीवियस पेज दिखाओ ना। जल्दी देखो। अच्छा, डेंसिटी क्या है बताओ? डेंसिटी इंटेंसिव के एक्सटेंसिव? मास बाय वॉल्यूम। तो बेसिकली डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तुमने अब फिक्स कर दिया ना पर यूनिट वॉल्यूम पानी के 1 ml का मास, तो ये अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। तो इसका मतलब मैं एक और चीज बोल सकता हूं, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज रेशियो, थर्ड पॉइंट, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव। अच्छा चलो कुछ और चीजें। मोलैरिटी क्या है बताओ? मोलैरिटी इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? इंटेंसिव। इंटेंसिव। मान लो कोई सोल्यूशन है 1 मोलर, तुमने 1 लीटर में डाल दिया 1 मोल सल्यूट, यही ना? तुमने अब इसका मान लो डिवाइड कर दिया, मान लो बीच में, मान लो अब तुमने सिर्फ ½ लीटर लिया, तो यार ½ लीटर लिया है तो उसमें अब सल्यूट के मोल्स भी कितने हो जाएंगे? ½ हो जाएंगे। तो मोलैरिटी फिर से कितना हो जाएगा? 1 मोलर ही रहेगा ना? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। इसका मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के लिस्ट बनाओ। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का लिस्ट: टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मोलैरिटी, ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अच्छा और कौन कौन सा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। हाँ सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और कौन कौन सा होता है? विस्कोसिटी, करोगे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, मोलार मास। हाँ। अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी अभी आएगा आगे, जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं ना पर मोल, पर मास, ठीक है ना? तो इसका डेफिनेशन आगे आएगा, तो कुछ तो अभी लिखिए। मोलर हीट कैपेसिटी, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर रेजिस्टेंस आएगा क्या? नहीं, रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा? रेजिस्टेंस सर वो लेंथ पे डिपेंड करता है। हाँ लेंथ पे डिपेंड करता है ना।
कुछ टर्म्स फिजिक्स में करोगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब याद ही रखो। अगर वो सर वैसे तो टेक्निकली डेंसिटी मतलब वॉल्यूम भी तो चेंज करता रहता है ना, तो डेंसिटी भी कम बड़ा होता है बॉडी का जब एक्सपैंड करता है या कॉन्टैक्ट करता है। तुमने स्टेट चेंज कर दिया ना, डेफिनेशन सही से नहीं पढ़े क्या लिखा था? तुमको कोई प्रॉपर्टी चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? क्या लिखा हो पहले? टेक अ सिस्टमैटिक स्टेट। हाँ, उसको एक ही स्टेट पे रखना है, फिर उसको देखना है। मतलब तुमने इसका स्टेट रखा, उसको फिर डिवाइड किया, बीच में एक इमेजिनरी लाइन, और फिर देखो। अब बताओ क्या डाउट है? वेपर प्रेशर, एनर्जी पर मोल। समझा? इतने सारे डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी कैसे? एक मोल का बॉन्ड एनर्जी और 2 मोल का बॉन्ड एनर्जी, तो ये हो जाएगा ना, पर मोल बोलो। हाँ सर, हाँ, पर मोल डिवाइड करो तब फ्री एनर्जी पर मोल। हाँ, वो सब आएगा, अभी लिखाने वाला हूँ। पर मोल करोगे कुछ भी तो फिर इंटेंसिव, पर मोल कुछ भी कर दी। ये नोट कर लिया? यस सर। सर 1 मिनट। हाँ का वो सर 1 मिनट रुक। थर्मोडायनेमिक्स में अभी इंट्रोडक्टरी क्लास में कितने सारे टर्म्स हुए हैं, सब समझ रहे हो ना? कितने सारे टर्म्स अभी डेफिनेशन ही चल रहे हैं। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, वर्क, हीट, मॉलिक्यूलर लेवल, इंटरनल एनर्जी, कितनी सारी बातें बोल दिया। चलो, हो गया। इसके अंदर एक और ऐड कर लो, बॉइलिंग पॉइंट भी, वो भी ऐड कर लो। फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, यस। एक्सटेंसिव में क्या है बताओ? एक्सटेंसिव में कौन कौन अभी जस्ट किया हम लोग, कौन कौन सा? मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम। अच्छा, अब इसके अंदर लिखते रहिए। हीट कैपेसिटी क्या होगा? एक्सटेंसिव अभी हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे। अगर 9th 10th में आता होगा, एक मास को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से करने के लिए कितना चाहिए, मतलब मास ऑफ बॉडी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, है ना? तो करेंगे। एंट्रोपी भी है ना? नहीं बता, एनर्जी, एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, रेजिस्टेंस, लेंथ। अच्छा, एक चीज बताओ सर, मोल्स। हाँ, मोल्स। अच्छा, वर्क कहाँ जाएगा? सर वर्क तो प्रॉपर्टी नहीं है ना सिस्टम का। हाँ सर, वर्क, एनर्जी एक्सटेंसिव में। हाँ, वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले दैट शुड बी अ व्हाट? होना क्या चाहिए? प्रॉपर्टी होना चाहिए। हीट कहाँ जाएगा? नॉट प्रॉपर्टी। नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इसीलिए तो बोल रहा हूँ फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। फॉर्म होता तो उस सिस्टम के अंदर वर्क होता। आप बोलते वर्क है थर्मोडायनेमिक्स में, तो कुछ प्रॉपर्टी होता, वो प्रॉपर्टी ही नहीं है वो सिस्टम का। ये प्रॉपर्टी ही नहीं है दोनों सिस्टम के, ये स्टेट को डिफाइन ही नहीं करता है। These two do not define state of a system.
तो सबसे पहले तो एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसके बाद ही ना आगे बढ़ेंगे। अब वो वही नहीं है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ही नहीं है, तब तो कोई बोलने का मतलब ही नहीं है। सर आप इसके बाद स्लाइड चेंज करोगे? हाँ हाँ, सर हाँ दे रहा हूँ। हो जाए बोलना, 1 मिनट दे रहा हूँ सबको। सर डन। अच्छा, अब यहीं पर व्हाट इज अ फेज? फेज क्या होता है थर्मोडायनामिक्स? फेज किसको बोलेंगे? देखो, इफ ईच इंटेंसिव मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी is constant throughout a system, तब उस सिस्टम को बोला जाता है होमोजेनस। ये लाइन समझा? सिंपल है। सर कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम सेम। अरे डेंसिटी अगर है तो थ्रू आउट हर एक कहीं से भी उठा लो, डेंसिटी सेम है थ्रू आउट, है ना? कोई भी इंटेंसिव माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सिस्टम के थ्रू आउट, सिस्टम का कोई भी पॉइंट से उठाओ, आपको सेम डेंसिटी मिल रहा है, इसका मतलब वो ठीक है, उसको होमोजेनस बोलेंगे। एंड होमोजेनस पार्ट ऑफ अ सिस्टम, हाँ रुको, हाँ बोलो क्या डाउट है? So this also means कि all extensive properties are evenly distributed throughout the system. हाँ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो ही बेटर होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो ना, मतलब मास इज, डेफिनेशन है क्या? हाँ फेस का भी, हाँ फेस का को दे दिया, फेस का डेफिनेशन। फेस का एक्चुअल डेफिनेशन ये है, जैसे आप लोग क्या समझते हो फेस को? आप लोग समझते हो सॉलिड, लिक्विड और गैस, आप लोग यही समझते हो ना? सॉलिड मतलब एक फेज, लिक्विड मतलब एक फेज, गैस, सर वो ठीक है। ऊपर वाला होमोजेनियस का है ना? हाँ वो होमोजेनस का, और होमोजेनस से ही फेस का डेफिनेशन आया है, ठीक है? यस। और सिस्टम कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर फेजेस को क्या बोलते हैं? Non-homogeneous system. हेट्रोजेनस। इसका मतलब ये एक चीज बताओ, सॉलिड ए है और सॉलिड बी है, सपोज ये रिएक्शन में इन्वॉल्व है, आर दे टू डिफरेंट फेजेस और सेम फेज? Different phases. यस, दे आर डिफरेंट फेजेस। देखो कितना डीप हो जाता है फिर थर्मोडायनेमिक्स। ऐसा नहीं है कि सॉलिड ए है सॉलिड बी है तो सेम फेज है, 2 डिफरेंट सॉलिड्स are 2 different phases.
और ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, आईआईटी का ही क्वेश्चन है। आईआईटी ने ये टाइप का क्वेश्चन पूछा। यही पूछा था। अरे बहुत लोगों को यही नहीं मालूम है, सॉलिड लिक्विड गैस को ही फेज समझते हैं, उनको लगता है एक ही फेज है पूरा सिस्टम में। दे दिया वो एक सॉलिड लिक्विड और गैस, एक सॉलिड बन रहा था रिएक्शन में, दूसरा शायद डायमंड था, एक में ग्रेफाइट था, और कुछ में तो बोला था कितने फेजेस इन्वॉल्व है, उसी में फंस गया। बहुत बच्चों को लगता है कि ये सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर स्टेट्स ऑफ मैटर। क्वेश्चन वापस बोलोगे? सिंपल, सॉलिड है और सॉलिड भी है, पूछेगा कितने फेजेस इन्वॉल्व है, मान लो केमिकल रिएक्शन, तो दो बोलोगे। ऐसा नहीं कि सर दोनों सॉलिड है, ये तो दिख जाता है सबको। मान लो मैं किसी को आगे जाकर रिएक्शन दूं, ए सॉलिड प्लस बी गैस गिव्स यू सी लिक्विड, कितने फेजेस इन्वॉल्व है? 3। इसमें नहीं फंसते हो, लगता है सॉलिड गैस है लिक्विड है, बट यहीं पर सॉलिड और अलग सॉलिड दे दिया जाए तो आंसर बोलते हो। अगर आता नहीं होगा तो, अगर तुम इन्हीं को समझते होगे फेजेस, तो तुमको लगता होगा नहीं आता होगा, तो तुम बोलोगे एक, बट दो डिफरेंट सॉलिड्स आ गए, इसका मतलब दो डिफरेंट, बिकॉज हर सॉलिड का इंटेंसिव डेफिनेशन क्या है? एक फेज मतलब उस फेज में इंटेंसिव प्रॉपर्टी थ्रू आउट क्या होना चाहिए? सेम। सॉलिड ए का डेंसिटी सॉलिड बी का डेंसिटी अलग हुआ ना? अरे समझा सब लोग? So, बोलो। so can you give an example for that solid A, solid B? कार्बन और ग्रेफाइट और डायमंड ले लो, आगे आएगा ही। डायमंड ग्रेफाइट ले लो, आगे आए करेंगे ही, केमिकल इक्विलिब्रियम में करेंगे। हाँ, टू डिफरेंट गैसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट फेज, वो आगे पढ़ेंगे अपना, करेंगे। टू डिफरेंट गैसेस को फिर डिफरेंट फेज नहीं बोला जाता है, वो सिर्फ एक। Because gases end up occupying the entire room हाँ, available. वो मिक्स कर जाते हैं, गैस वो मिक्स कर जाते हैं, तो टू डिफरेंट गैसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज, लिख लो। सर तो इसका मतलब ये है ना कि अमोनिया प्लस HCl NH4Cl बनता है, तो दो फेज है उसमें। हाँ, वो गैस मिलने के बाद जो बचे हुए हैं वो देख लेना। गैसेस अगर दो बी और सी गैस है तो ऐसा नहीं बोलेंगे उसको, फिर बोलेंगे टू डिफरेंट गैसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट फेज। सर पर अगर कोई मेम्ब्रेन डाल दिया तभी डिफरेंट फेज हो जाएंगे विद इन द सेम सिस्टम। हाँ, तब तो हो ही गया ना। तो तुम तो सिस्टम की बात ही, तुम तो सिस्टम ही अलग कर दिए ना। अरे सिस्टम तो पहले डिफाइन करो ना। ये समझा सब लोग पहले? यस सर। ठीक है। Sir, in the bracket of B, it is L or G? In the bracket of B, it is G. Yes. सिंपल है, ज्यादा होता नहीं था, बस हल्का सा ये सॉलिड को लेकर के थोड़ा क्लैरिटी रखना, सॉलिड को लेकर। बाकी ऐसे सिंपल दोगे, हेटेरोजेनस फेज है, हेमोजेनस फेज है, सब पढ़ के भी आए होगे, यही लगता होगा गैस सॉलिड लिक्विड को बोलते हैं फेज, बट एक्चुअली में ये सही डेफिनेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। सर लिक्विड्स में क्या होता है? सेम, लिक्विड डिफरेंट मतलब डिफरेंट फेजेस, लिक्विड का डेंसिटी अलग होगा ना। यस सर, समझे। मिक्स भी नहीं करेगा, इंटरमिक्स भी नहीं करते हैं। हाँ बोलो। गैस में अगर सेम वॉल्यूम और प्रेशर और टेम्परेचर हो तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। तो सर मास अलग अलग होगा ना फिर भी, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होगा। तो सर वो एक इंटेंसिव माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बदल जाएगी ना दो गैस के बीच में। सबसे पहले मतलब समझाए, तुम कैसे डिसाइड कर रहे हो? तुम कैसे डिसाइड कर रहे हो? तो तुम दो गैस को मिलाए हो कि अलग अलग रखे हो? सर अलग अलग रखे हैं, सेम कंटेनर में, सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे। अलग अलग रखे हो मतलब एक गैस ए इधर है और एक दूसरे कंटेनर में बी गैस इधर है। हाँ बोलो, अब क्या बोल रहे हो? सर अभी अगर सेम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है तो नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, बट मास तो डिफरेंट होगा ना दोनों का। नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर भी सेम, वॉल्यूम, हाँ ठीक है।
सर पर दो गैस होमोजेनस होंगे ना, तो सेम हाँ फेज तो हो। हाँ, अब उसका डाउट पूछना तो फिर, हाँ उससे क्या होगा फिर? तो सर वो क्या तो करें? एक इंटेंसिव माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग हो जाएगी मास की, तो सर वो होमोजेनस फेस कैसे हो जाएंगे? मास तो पहले सर वो कैसे मोलिकुलर मास बोल रहा है। कौन सा? सर बोल रहा है दो कंटेनर ले लो, उन दोनों में n मोल्स और डिफरेंट डिफरेंट गैस है एट सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, और वो बोल रहा है कि उन दोनों गैस पर गैसेस का मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है, तो सेम फेज कैसे बोल सकते हैं? अरे यार पहले तुम सिस्टम किसको मानो, सिस्टम मिलाओ तो पहले, तुम ये और भी अलग से बात कर रहे हो। अरे पहले तो एक इंटेंसिव माइक्रो, तुम दोनों को मिलाए हो कि नहीं मिलाए, पहले उतना तो करो पहले। हाँ सर, अगर दोनों को सेम कंटेनर में रख दिया तब? मतलब दोनों को मिला दिए। हाँ सर। तो इस गैस का डेंसिटी जो होगा कुछ आएगा ना, पीएम इज इक्वल टू डी आर टी से। हाँ सर। तो डी थ्रू आउट लोगे, इधर लोगे, इधर लोगे, ये करोगे ना, एवरेज मॉलिक्यूलर मास से निकालोगे, डी निकालोगे ना कुछ। हाँ सर। कुछ प्रॉपर्टी आया ना, मिलाने के बाद डेंसिटी आया। अब तुमसे पूछेगा पॉइंट ए का डेंसिटी निकालो, पॉइंट बी का डेंसिटी निकालो, पॉइंट सी पे डेंसिटी, क्या मिलेगा? डिफरेंट मिलेगा कि सेम मिलेगा? सेम मिलेगा। तब मिक्स हो गए ना। अगर अगर ये गैसेस का मिक्सिंग नहीं होता तो याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था यार, हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है 80 और 20% है। अगर ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते और हर का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होता है हर एक पॉइंट ऑफ रूम पे, तो कॉर्नर में रूम में ज्यादा ऑक्सीजन है तो लोग वहीं जाकर पढ़ाते हैं। तुम्हारे रूम में कहाँ, तुम देख रहे हो क्या कहाँ ऑक्सीजन है कहाँ ऑक्सीजन नहीं है? तुम नोटिस करते हो क्या कि तुम कहीं भी बैठ के पढ़ाते हो या पढ़ते हो? इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हिमोजेनस मिक्स कर गए ना। ये समझा क्या हुआ है? हाँ सर। हाँ, मिक्स कर गए, सीरियस नहीं बोलना है। वंस दे मिक्स, उसका वो प्रॉपर्टी जो है, बिकॉज उनमें प्रॉपर्टी, लिक्विड हम नहीं मिक्स करेंगे नॉर्मली, उनकी प्रॉपर्टीज। सर दो मिस अगर सोल्यूशन किए होगे मोल कॉन्सेप्ट में सोल्यूशन, तो सोल्यूशन को इसको बोलते थे होमोजेनस। मिक्स अगर हो या तो होमोजेनस सोल्यूशन बन जाता है। हाँ बोलो क्या डाउट है? तो सर दो मिसेबल लिक्विड्स आर इन सेम फेज राइट? हाँ वो फिर फेज हो जाएगा, फिर होमोजेनस बोल दिया उसको, मिक्स होगा तो। सोल्यूशन इसे तो होमोजेनस मिक्सचर बोलते थे। सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, मिक्सचर भी नहीं होमोजेनस। ये मिक्सचर में तो दो अलग होते हैं सोल्यूशन को। आगे बढ़ो अब। सर हाँ बोलो। सर सपोज 3 गैसेस है जिसमें से 2 मिसिबल है एंड 2 आपस में मिक्स नहीं करते, तो कैसे ऐसा डिसाइड? नहीं होता है, नहीं होता है गैसेस अमिसिबल। गैसेस की प्रॉपर्टी है ना, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ, हाँ सर। उनकी प्रॉपर्टी है, वो मिक्स करते हैं, इंटरमिक्स, उसी को डिफ्यूजन बोलते हैं, उसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। हम लोग लिक्विड्स का नहीं पढ़ते हैं डिफ्यूजन, गैसेस का लिखा था दे इंटरमिक्स, डिफ्यूजन इज अ फिनोमेनन ऑफ इंटरमिक्सिंग। अच्छा, स्टेट फंक्शन देखो, दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड करेगा बताओ? ओनली ऑन द इनिशियल And final states of the system Final state. and not how they are reached. Yes. ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा पाथ लिया गया है। जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो एक माउंटेन है, तुम यहां पर हो, ठीक है, कोई यहां से ऐसे चला, कोई माउंटेन से कर्व होकर के घूमते घूमते चला, ब्लू से बना देता हूं, समझो माउंटेन से ऐसे चला, समझ रहा है?
अब पहुंच गया। दोनों का इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या था? सेम। तुमसे कोई पूछेगा अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करूं, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सेम। this is this dependent on the path taken? No. Vertical distance travel तो यही है ना, height h. Is this dependent on the path taken? No. So this particular property is, यहाँ क्या बोलेंगे, this property की अगर बात करूं, हाँ, this is a state function. This property is independent of the path taken. Therefore, this particular property is, अगर मैं इस property कुछ अपना करूं, तो this property is will be called a state function. Clear है सबको? कोई पूछेगा what is the distance traveled? तो मान लो ये पाथ A है, ये रेड वाला, और ये ब्लू वाला जो घुमा है, ऐसे घूम घूम के आया है ब्लू वाला लाइन, दिस इज पाथ बी। डिस्टेंस ट्रैवल किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पर। दिस पर्टिकुलर दिस पाथ टेकन, दिस इज डिपेंडेंट, दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ टेकन। तुम बोलोगे पाथ ए पे शॉर्टर डिस्टेंस और घूम करके गया है, पूरा वही पॉइंट पर पहुंचा है, तो तुम बोलोगे कि ठीक है डिस्टेंस ट्रैवल, तो दिस इज अ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अगर बात करें तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? दिस इज पाथ फंक्शन। तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि डिपेंड करते हैं सिर्फ किस पर? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। दीज डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। These are independent of the path taken by the system. ये सबको क्लियर है? अच्छा, व्हाट इज अभी के लिए, व्हाट इज हीट एंड वर्क? स्टेट फंक्शंस। यार स्टेट फंक्शन होने के लिए हम मुझे बोलना पड़ेगा ना, इनिशियल स्टेट का हीट, फाइनल स्टेट का हीट। मैंने बताया था ना, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। तो ये तो कभी भी, हाँ, ये तो डिफाइंड ही नहीं है किसी स्टेट के लिए। तुम बोल सकते हो इनिशियल स्टेट इज टेम्परेचर 300 केल्विन, फाइनल स्टेट इज टेम्परेचर 400 केल्विन, बोल दिए, लेकिन हीट एंड वर्क तो ऐसा ही नहीं ना, इनिशियल हीट वाज 100 जूल, फाइनल हीट इज, तो हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट फंक्शंस, दे आर अगर स्टेट फंक्शन है तो कम से कम एक प्रॉपर्टी तो होना चाहिए, जो इनिशियल स्टेट पे कोई प्रॉपर्टी होगा, फाइनल स्टेट पे कोई प्रॉपर्टी होगा। दीज आर, और आगे इसको प्रूव करेंगे, these are path functions. सर आप हीट एंड वर्क वाला एक्सप्लेन करोगे? हीट एंड वर्क अपने आप एक्सप्लेन होगा जब हम लोग अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जाएंगे नेक्स्ट क्लास, अपने आप एक्सप्लेन होगा। लेकिन इतना अभी के लिए एक्सप्लेन कर, इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया था ना, अगर तुम बोलते हो कि ये स्टेट फंक्शन है तो तुम बोल रहे हो कि इनिशियली कुछ हीट होना चाहिए। अरे स्टेट फंक्शन का मतलब दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ द स्टेट। लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है कि इनिशियल हीट और फाइनल हीट, तो स्टेट फंक्शन कैसे हो सकता है? ये समझा? इनिशियल हीट और फाइनल हीट नाम का तो कोई चीज नहीं है ना, देयर इज इनिशियल हीट, देयर इज फाइनल हीट। सर यू स्टेट फंक्शन है। हाँ, स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन।
सर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमें फिजिक्स में बोला कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो स्टेट हो। हाँ उसका, उसमें तुमने एक कंडीशन डाल दिया ना। ओके सर। ये क्लियर है? यस सर। ये पाथ का फंक्शन है। हो जाए तो बोलना। आंसर 2 मिनट। सर मतलब वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल मतलब सीधा इनिशियल और फाइनल पोजीशन। हाँ हाइट, ये वर्टिकल बोल रहा हूँ, वर्टिकल कितना ट्रेवल किया, तो इनिशियल माइनस एच ही बोलोगे ना दोनों के लिए। अगर ये प्रॉपर्टी एक नाम दूं, एल्टीट्यूड बोल दो, वर्टिकल डिस्टेंस, अगर मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया, तो ऐसे को प्रॉपर्टी जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड नहीं करता है कि वो किससे पहुंचा है वहां पर, तो उन प्रॉपर्टीज को स्टेट फंक्शन बोला जाता है। और जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं कैसे पहुंचा है, तो उसको पाथ फंक्शन बोला जाता है। हो गया? यस सर डन। ठीक है। एक और आया साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलेंगे? जब भी आएगा साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलेंगे? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। हाँ, इन अ साइक्लिक प्रोसेस घूम फिर करके सिस्टम कहाँ पहुंचेगा? वापस इनिशियल स्टेट। और जब इसके आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तो अपने आप और क्लैरिटी आएगा। ठीक है, ये भी इसमें बोलो कोई डाउट अभी तक साइक्लिक प्रोसेस में? अच्छा, थोड़ा सा एक डिफरेंशियल का भी मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा, तो थोड़ा आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं, बट कभी कभी मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आइडिया हो तो बेटर ही है। अच्छा, अगर मान लो कोई z अगर फंक्शन है, चलो मान लो xy लिख देते हैं, तो ध्यान से, अगर मान लो मैंने x में dx का चेंज आया, y में dz का चेंज आया, तो z प्लस dz कैसे लिखूंगा? लिख सकता हूं ऐसे? यस सर। व्हाट इज द चेंज, स्मॉल चेंज इन z कैसे लिखूंगा? सर ये साइक्लिक प्रोसेस के अंडर है। ना ना, सही कह रहे हो, टोटल x dy plus y dx। ना ना, टोटल एक्स वाई प्लस कैसे लिखूंगा? x dy plus y dx। ऐसे लिख सकता हूं, इसको निगलेक्ट कर सकता हूं ना? यस सर। तो dz को लिख सकता हूं, dz का मतलब फिजिकली डी सर dz इज स्मॉल चेंज इन z, स्मॉल चेंज इन z। इसको मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर z दो चीजों का फंक्शन है, सर z परफेक्ट डिफरेंशियल है ना? हाँ वो तो वही आएगा उसमें, उससे ज्यादा मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगा इसका, बट कहीं कहीं इसका यूज मुझे करना पड़ेगा, ज्यादा यूज नहीं करूंगा, इसीलिए कहीं कहीं मुझे करना पड़ेगा, तो मैं बता दूं।
इसको याद रखना, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ये समझ में आता है ना, इसका मतलब समझ में आता है ना, इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन एक बार वापस समझाओगे? डेल अगर z मान लो दो चीजों का फंक्शन है, जैसे z इज इक्वल टू x इंटू वाई, ठीक है। यस सर। अगर मैंने x में dx का चेंज लाया, y में dy का चेंज लाया, तो z में कितना का चेंज होगा? x प्लस डी एक्स इंटू वाई प्लस डी वाई, ठीक है। तो dz कैसे लिखूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल लिख दिया। तो इस फॉर्मूले को मैं डेल z बाई डेल एक्स कितना होगा बताओ तो? डेल z बाई डेल एक्स कीपिंग y कांस्टेंट कितना होगा बताओ? y डेल z बाई डेल एक्स कीपिंग y कांस्टेंट कितना है? y होगा। और डेल z बाई डेल y कीपिंग x कांस्टेंट कितना होगा? x। तो मैं लिख सकता हूं ना ये फॉर्मूला, जो x dy प्लस y dx आया है, तो dz कैसे लिख सकता हूं? देखो, डेल z बाई डेल एक्स कीपिंग y कांस्टेंट y dx प्लस डेल z बाई डेल y कीपिंग x dy। ये समझा? समझ रहा है कि नहीं? मतलब आगे जा करके अगर कोई भी चीजें, जैसे देखो कहाँ, इसका मैं हल्का सा आइडिया देता हूँ। हम लोगों ने बताया, मैंने बताया था ना, कुछ चीजें इंटरनल एनर्जी हम लोग इनडायरेक्टली मेजर की है ना, किसके फॉर्म में मेजर किए हैं। तो अगर मैं कभी भी तुमको लिखूं कि कोई भी चीज मान लो फंक्शन है दो चीजों का, तो मैं du को कैसे लिख सकता हूं बताओ? फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? t with u constant कीपिंग dt प्लस क्या कर सकता हूं फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? v के रिस्पेक्ट में। मतलब आगे मैं जाकर अगर लिखूं, कम ही लिखूंगा, बट आपको इतना मैथ्स तो आना चाहिए। इसका थोड़ा बहुत भी अगर मैं इस्तेमाल करूं तो इसमें कहीं चौंकने वाली बात नहीं है कि सर चौंक जाए कि क्या लिख दिए। समझा सब लोग? यस सर। यस सर। है ना? मैं आगे जा करके थोड़ा सा, वैसे मैथ्स में तो बहुत ज्यादा करोगे, ठीक है, बट हम लोग का भी अगर यहाँ पर आएगा तो लोड वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को होना चाहिए कि हाँ ठीक है सर, इतना भी आता है। बोलो कोई डाउट? इसका पूरा पार्ट 12th में आएगा क्या? 12th में मेरे ख्याल से क्या है, डिफरेंशिएशन तो हो ही जाएगा। यहाँ पर 11th में ही होता है ना डिफरेंशिएशन तुम लोग का। इसके आगे का बोल रहा हूँ। नहीं, इसके आगे मतलब किसके? नहीं, ये तो यूज करते ही हो, 11th में यूज करोगे अपना। ये यूज नहीं किया अभी तक क्या? पार्शियल तो यूज किया ही होगे। सर पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर में किया है थोड़ा सा। एटॉमिक स्ट्रक्चर और पोटेंशियल एनर्जी के लिए एटॉमिक में स्क्रोडिंजर वाले में पढ़ा है। नहीं, एटॉमिक वहां नहीं, फिजिक्स में तो यूज नहीं, सॉरी मैथ्स में यूज नहीं किया क्या? नहीं सर, मैथ्स अभी तक मैथ्स में नहीं किया। नहीं, करो। सर फिजिक्स में किया है। फिजिक्स में हाँ, कहीं तो कुछ थोड़ा बहुत करोगे, ज्यादा नहीं करोगे, ऑब्वियस बात है, थोड़ा बहुत ही करना है आपको। बस मालूम होना चाहिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब मालूम होना चाहिए बस। दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो। व्हाट इज दिस? दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन कीपिंग वन वेरिएबल कांस्टेंट, बस। और मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि अगर कभी भी मैंने किसी चीज को दो चीजों का फंक्शन लिखा, तो मैं उसको अलाउ, मुझे ऐसे, यू कैन अलाउ मी टू राइट दिस इन दिस मैथमेटिकल फॉर्म। इसको मैंने प्रूव कर दिया है। इसका असली प्रूफ तो डिफरेंशिएशन है लिमिट वाले से, बट मुझे उसमें जाना नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल लेकर के प्रूफ किया। चलो ठीक है, कल क्या करना है तुम लोग का?